ये चीजें आपको मैंने लास्ट क्लास में फाइनल गुड्स क्या होता है पूरी तरह से बता दिया है। फाइनल गुड्स का फॉर्मूला आप देख लो, ध्यान रखना। अगर आप सामान को कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हो तो वो फाइनल गुड्स होता है। इसका फॉर्मूला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब मैंने बताया जब एक साल के अंदर अंदर, याद है ये बात, एक साल के अंदर अंदर यदि आप सामान को लेकर रीसेल करते हो या उसे कुछ और बनाते हो तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। यदि एक साल बीत जाता है तो सामान फाइनल गुड्स बन जाता है। मैंने आपको ये बात बताई हुई है। इंटरमीडिएट गुड्स अक्सर एक फर्म दूसरे फर्म से खरीदती है। इनकी डिमांड डिराइव डिमांड होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं खुशी से अगर मोमोज बनाने के लिए मैदा खरीद रहा हूं तो मैदे की कितनी डिमांड होगी वो मोमोज की डिमांड पे डिपेंड करेगी। इसलिए बोलते हैं कि मैदे या इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव डिमांड है। मोमोज एक फाइनल गुड्स है और फ्लोर या मैदा एक इंटरमीडिएट गुड्स है। जितना ज्यादा मोमोज की डिमांड होगी उस हिसाब से फ्लोर की डिमांड होगी। आपको मैंने ये बात बताई थी कि इंटरमीडिएट गुड्स को आप रीसेल या प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये एक साल के अंदर यूज करना होता है। यदि एक साल बीत गया तो फाइनल गुड्स हो जाता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था और मेरे को लगता है कि आप सभी को समझ आ गया था, इसमें दिक्कत नहीं है। आगे मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और ये कंसेप्ट क्लियर रखना, उसके क्वेश्चंस बनाने आप लोग को। ये सब न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेंगे बेटा, आपके याद रखना। ड्यूरेबल गुड्स परचेज्ड बाय, ये लिखो मेरे साथ साथ। ये बेटा इंट्रोडक्शन पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसलिए आते हैं क्योंकि इसके बाद क्या होता है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेशनल इनकम पढ़ना होता है। तो इन सारी चीजों का यूज नेशनल इनकम में आता है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट इसलिए हम इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ देते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आगे आप नेशनल इनकम कर पाओगे। देखो मैं जो लिख रहा हूं आप भी लिखो। ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस, for military purpose, like trucks, aircraft, vehicles are part of intermediate goods. मिलिट्री में जो ट्रक्स या एयरक्राफ्ट या व्हीकल खरीदे जाते हैं इसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ये बात मत भूलना, ये सब 1 मार्क्स में बहुत पूछता है। इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कैसी है, तो डिराइव्ड डिमांड है। इंटरमीडिएट गुड्स को कितने समय में यूज करना होता है, एक साल में यूज करना होता है। जो मिलिट्री सामान खरीदती है वो भी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, लिख लो। अगली बात जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, अच्छे से याद रखना। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट goods is merged with value of final goods. इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है, कीमत होती है, उसको फाइनल गुड्स में मिला दिया जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे बात एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। सपोज करो मैंने राइस खरीदा है 700 रुपीज का, ठीक है। अब मैं इससे बनाने जा रहा हूं बिरयानी, ठीक। तो एक बात बताओ, ये राइस फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है? मैंने राइस खरीदा जिससे मैं बिरयानी बनाऊंगा, तो राइस इंटरमीडिएट गुड्स है कि फाइनल गुड्स है? बोलो, फटाक से बोलो। राइस इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि ये बिरयानी में यूज होगा फर्दर प्रोडक्शन में। राइस इंटरमीडिएट गुड्स है, मैं चावल खा नहीं रहा हूं, बिरयानी बनाने के लिए यूज कर रहा हूं। राइस इंटरमीडिएट गुड्स है और चावल जो बिरयानी है हमारा वो फाइनल गुड्स है। हम बिरयानी बेचते हैं 1000 रुपए में। तो इसमें आपको ये याद रखना है, वैल्यू ऑफ राइस इज इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ बिरयानी। भाई 700 रुपए का चावल खरीद के जब तुम बिरयानी बना रहे हो ना, तो बिरयानी की कीमत में चावल की कीमत इंक्लूड हो गई है। जो 1000 रुपए की बिरयानी तुम बेच रहे हो उसमें ये समझ लो आपका जो इंटरमीडिएट गुड्स 700 की कीमत है वो इंक्लूडेड है। तो जब आप कोई सामान कुछ बनाने के लिए खरीदते हो तो उसकी कीमत फाइनल गुड्स में मर्ज हो जाती है। मेरी बात समझ आई कि नहीं है, ये बता दो।
हाँ या ना? मैं एक बैटरी खरीद के लाया 1000 रुपए की, ये बैटरी मैंने अपने मोबाइल में लगा दी और मोबाइल मैंने बेचा 10,000 का, तो ये जो बैटरी की कीमत है वो किस में मर्ज हो गई? वो मोबाइल की कीमत में मर्ज हो गई, अलग से थोड़ी ना बैटरी का चार्ज करेंगे अपन। तो यार ये कंसेप्ट सीख लो, इंटरमीडिएट गुड्स की जो कीमत है वो फाइनल गुड्स की कीमत में मिल जाती है जाकर, ये याद रखना। जब जलेबी खरीदते हो तो तेल का पैसा, शक्कर का पैसा सब किस में इंक्लूड होता है? जलेबी में तो इंक्लूड होता है। सब चीज खरीद के लाई गई है, सबकी कॉस्ट को मिलाकर फाइनली जलेबी बेची जा रही है। सभी को ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं मैंने जो पढ़ाया? हाँ या ना बोलो यार, क्लियर है कि नहीं है? यस और नो? बोलो बोलो बोलो। अब दो नई चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, एग्जाम में पूछता है। एक कंसेप्ट एग्जाम में तुमको पूछता है प्रोडक्शन बाउंड्री का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब होता है रिफर्स टू अ लाइन अराउंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के आसपास जो लाइन होती है उसको प्रोडक्शन बाउंड्री बोलते हैं। एनी गुड्स, ध्यान से सुनो, एनी गुड्स विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, any goods within production boundary is intermediate goods. Any goods within production boundary is intermediate goods. और आगे में जो लिख रहा हूं वो भी ध्यान रखो, any goods which comes out of production boundary is final goods. बच्चों प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से सीखो। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब लाइन ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसके अंदर जितने सामान आते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, और जो सामान प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करता है वो फाइनल गुड्स है। यहां मैं बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो यार, ये आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री है, ये आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। अब हुआ क्या समझो, एक फार्मर है, इसका नाम ए है, इसने कॉटन प्रोड्यूस किया, ध्यान से सुनना, इसने कॉटन प्रोड्यूस किया, ठीक है, 2000 रुपए का, एंड सेल्स टू बी, और किसको बेच दिया? मिस्टर बी को बेच दिया। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मिस्टर बी ने इस कॉटन से थ्रेड बनाया, प्रोड्यूसेस थ्रेड वर्थ 3000 रुपए, एंड सेल इट टू सी, सी को बेच दिया, ठीक है। सी ने इससे कपड़े बनाए, सी प्रोड्यूसेस क्लोथ, क्लोथ ऑफ 4500 रुपए, एंड सोल्ड इट टू कस्टमर। तो यहां से बाउंड्री के बाहर क्या गया कस्टमर के पास? बताओ, तीनों में से कॉटन, थ्रेड और क्लोथ में से बाउंड्री का पार किसने करी? क्या गया कस्टमर के पास? क्या गया कस्टमर के पास? बोलो। वेरी गुड करण, बाकी लोग बोलो। कस्टमर को बिके कपड़े, क्लोथ। तो क्लोथ ने प्रोडक्शन के बाउंड्री क्रॉस कर दिया, तो क्लोथ यहाँ पे फाइनल गुड्स हो गया। और आपका जो कॉटन है और आपका जो धागा है, थ्रेड, ये क्या बन के रह गए? इंटरमीडिएट गुड्स बन के रह गए। तो मेरे बच्चों, प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो सामान बाउंड्री के अंदर रह जाता है प्रोडक्शन बाउंड्री के, उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, और जो सामान बन के कस्टमर को बेचा जाता है, मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर देता है, उसको हम लोग फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब आप लोग बताओ, आपको पूरा प्रोडक्शन बाउंड्री का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। हाँ या ना? हाँ या ना?
आ गया। चलो इस सवाल का जवाब दे दो मेरे को, क्या होगा? अमित सोल्ड शुगर ब्रैकेट में 1000 रुपीज टू सुमित। सुमित मेड सिरप 2000 रुपए एंड सोल्ड टू अजीत। अजीत मेड चॉकलेट 4000 रुपए, सोल्ड टू कस्टमर। अब बेटा तुम लोग पहचानो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा और फाइनल गुड्स कौन सा, इसमें से इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा, फाइनल गुड्स कौन सा, पहचान के बताओ। वेरी गुड खुशी। कस्टमर को बाउंड्री क्रॉस करके क्या मिल रहा है? चॉकलेट मिल रही है, तो चॉकलेट हो गई फाइनल गुड्स। और आपका शुगर और सिरप क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लैरिटी से समझ आ गया है। अब आखिरी चीज जो बोल रहा हूं उसको मेरी बात को ध्यान से सुनो। Why do we study about intermediate goods? Why do we study about intermediate goods and final goods? हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में? Because final goods are included in national income. भाई देश में जितना प्रोडक्शन होगा उसी से तो नेशनल इनकम होगी, देश की कमाई होगी। तो जितना फाइनल गुड्स होता है उसको नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अब कई बार आपको क्वेश्चन में अलग अलग तरह के गुड्स दे देगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको समझा दिया जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या, फाइनल गुड्स क्या है। अगर गुड्स इंटरमीडिएट नेचर का है तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर गुड्स फाइनल नेचर का है तो उसको इंक्लूड करेंगे। फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखना, भूलना मत। मेरी बात समझ आ गई होगी अभी तक, मेरे को ऐसा लगता है आप लोग को सभी को। ठीक, हम जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन आगे जाके पढ़ने वाले हैं तो दिमाग में बिठा लेना, हम इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स की काउंटिंग करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना। अगर सिर्फ कस्टमर को तुम सेल कर देते ना तो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर जाता, फैक्ट्री से निकल जाता, तो ये भी क्या होता, फाइनल गुड्स। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे बिजनेसमैन अजीत को बेचा जा रहा है, इसलिए ये इंटरमीडिएट गुड्स। ये ध्यान रखिए, जो चीज बाउंड्री क्रॉस करी कंज्यूमर के पास पहुंची वो फाइनल गुड्स होता है आपका। अब इन सवालों के जवाब दे दो तो मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। पहचानना फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट। पेपर परचेज्ड बाय पब्लिशर फॉर प्रिंटिंग बुक्स। बताओ इंटरमीडिएट है कि फाइनल है? पब्लिशर ने पेपर खरीदा बुक प्रिंट करने के लिए। दिव्या ने बोला, खुशी ने बोला, रक्षिता ने बोला, ईशा ने बोला, अजीजा ने बोला, आदित्य ने बोला, सबने सही बोला। ठीक, नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में जो फर्नीचर आए फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है? ये फाइनल गुड्स है कि इन्वेस्टमेंट है? स्टूडेंट आएंगे तो इसमें बैठेंगे।
अगले सवाल का जवाब आपसे मुझे चाहिए होगा, ये सब अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछूंगा। मिल्क परचेज्ड बाय आदित्य फॉर होम, बोलो। घर के लिए कर रहा है ना, तो फाइनल है, घर में दूध पी जाएगा जाके, फाइनल गुड्स, फाइनल। ठीक, नेक्स्ट, परचेज ऑफ राइस बाय बालाजी किराना, बालाजी किराना वालों ने राइस खरीदा है, बोलो इंटरमीडिएट की फाइनल, जवाब दो। बहुत मजा आएगा तुम लोग को पढ़ने में, अच्छे से पढ़ो ऐसे ही मेरे बच्चों। इंटरमीडिएट है, क्यों? क्योंकि बालाजी किराना वाला इसको आगे क्या करेगा, बेच देगा। इंटरमीडिएट है, घर में थोड़ी ना यूज करेगा बालाजी किराना वाला, चावल जो लाया आगे बेचेगा किसी को, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है बालाजी किराना के लिए। नेक्स्ट, अब यूज करता है तो क्वेश्चन में लिख देगा फॉर पर्सनल कंजम्पशन, नहीं लिखा है तो हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स है। नेक्स्ट, कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आप कोयला फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हो तो ये कैसा प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट की फाइनल है। इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट बताओ भाई, ये पूरा सॉल्व कर दो परफेक्टली। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने दाल खरीदी, ये क्या है, फाइनल गुड्स है। नेक्स्ट, मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर, मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट खरीदे। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है। मोबाइल डीलर आगे रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं ना बेटा। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर, फार्मर ने फर्टिलाइजर खरीदा, ये क्या है, फर्टिलाइजर का यूज होता है क्रॉप प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर का यूज होता है क्रॉप प्रोडक्शन में, तो हम बोलेंगे ये जो फर्टिलाइजर है ये इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि फर्टिलाइजर को आदमी कंज्यूम नहीं करता, इसे क्रॉप बनाए जाते हैं, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। नेक्स्ट, wheat used for home purpose, घर में गेहूं का इस्तेमाल करना, क्या है, wheat used by flour mill, आटा चक्की में जो गेहूं यूज होता है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, गेहूं को पीस के आटा बनाते हैं। शुगर यूज्ड बाय स्वीट शॉप, प्रिंटर परचेस्ड बाय जमशेद सर, मैंने अपने घर में प्रिंटर खरीदा।
मैंने अपने घर में प्रिंटर खरीदा। आगे बताओ, अभी खत्म नहीं हुई ये चीजें। अमन सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन इंटरनेशनल वाटर, ब्रैकेट में पाकिस्तान रेंज, फॉर 10 years, रेसिडेंट है कि नहीं इंडिया का? यस और नो? दस साल हो गए, अब नहीं रह गया। सिटीजन इंडिया का, रेसिडेंट इंडिया का नहीं है। 1 साल से ज्यादा बीत गया है, 10 साल से वहां है। ठीक है, क्वेश्चन पलटते हैं तुम्हारे लिए। अमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वर्किंग ऑन अ वेसल इन इंडियन टेरिटरी फॉर 3 years, भारत का रेसिडेंट है कि नहीं? हाँ या ना? तो अमन तेरा पानी वाला क्वेश्चन भी यही है। तू जिस देश का है वहीं का सिटीजन और रेसिडेंट है, कहीं और के पानी में या शिप में काम कर रहा है, 1 साल से ज्यादा बीत गया तो वहां का रेसिडेंट मान लेंगे तुम। ठीक है, ये समझ आ गया? ये बताओ, स्वीडन एम्बेसी इन इंडिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं है? यह हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है कि नहीं? अरे स्वीडन देश है बाबा। नहीं है भाई, ये किसकी टेरिटरी है? स्वीडन की टेरिटरी होगी। जिस देश की एम्बेसी होती है उसकी टेरिटरी होती है। हमारी, जैसे मैं बोलता हूँ इंडियन एम्बेसी इन श्रीलंका, तो किसकी टेरिटरी है? इंडिया की कि श्रीलंका की? इंडिया की टेरिटरी है। तो मेरे बच्चों 4-5 दिन से मैं तुम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं ये चीज, क्योंकि मैं तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर चाहता हूं। तुम लोग मेरे को यह बता दो ईमानदारी से, तुम लोग को डोमेस्टिक टेरिटरी, रेसिडेंट और ये जो गुड्स का कंसेप्ट है, ये अच्छे समझ आया कि नहीं आया? और यहाँ पे एक और चीज पढ़ाया था, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। एकदम अच्छे समझ आया था कि नहीं? हाँ या ना? तो ये 4 को तुम करो सॉलिड, 2-3 दिन बाद न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे तुम्हारे। नेशनल इनकम करा डाल रहा हूं तुम लोग को अब मैं। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल अटेंड करना, छुट्टी उट्टी मारने का नहीं है अपने को। ठीक है, भेज दूंगा मैं। छुट्टी उट्टी नहीं मारना अपने को। 4 कंसेप्ट बता दिया हूँ। कल से जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा और नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल बनाने में काम आएंगे, तो कल से उस पर आ जाना। ठीक है, ये करो आज, आपके लिए काफी है, ये पढ़ो। ठीक है।